Good morning, class. So now I'm going to start the next topic after the topics which you have studied previously. So आपका chapter जो चल रहा था that was chapter number 3 and its name is gravitation. Okay, so it's your chapter 3 and name is what? Gravitation. Gravitation chapter चल रहा है आपका, ठीक है. और इसके बाद आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू स्टडी आफ्टर द टॉपिक्स. इससे पहले आपने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं 2000, सबसे पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया, उसके बाद आपने स्टडी किया फोर्स ऑफ ग्रेविटी को. दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही फोर्सेस हैं और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, उसके बाद आपने स्टडी किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस कि जब भी जो भी चीजें फॉल डाउन करती हैं उन सारी चीजों में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. तो दैट एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, जब भी बॉडी ग्रेविटी वाले फोर्स के अंडर डाउनवर्ड्स जा रही है, अर्थ की तरफ जा रही है, तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपने लाइव क्लास में जो स्टडी किया था दैट वाज फ्री फॉल. वो टॉपिक था आपका फ्री फॉल. फ्री फॉल की डेफिनेशन भी लगभग जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा था तो उसी के जैसी कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन इट इज नोन एज फ्री फॉल. ये कहलाता है फ्री फॉल. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको बताई थी अभी कि आपका जो प्रीवियस टॉपिक था वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसका सिंबल मैंने बताया था आपको, सिंबल इज स्मॉल जी. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है. किस चीज के लिए है मेन कॉन्सेप्ट? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से ही आपको ये पता लगता है कि जो अदर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है. तो हम इसी से डिसाइड करते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ के लिए जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी कही जाती है. अर्थ के लिए ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है ये आपने कहाँ स्टडी की है? ये आपने स्टडी की है एक्सेलरेशन में. तो ये 9.8 या कभी कभी इसको 10 में लिखा होता है, प्रीवियस किसी क्लास में शायद आपने स्टडी किया हो कि 9.8 या 10 जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो ये इस बात को डिसाइड करता है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा. और अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम है तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ कम है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम है. तो अर्थ, क्यों हम बात करते हैं मून की, जैसे मून पर जो अट्रैक्शन है वो अर्थ के कंपैरिजन में कम है. और कितना कम है? तो कहा जाता है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है. ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो 6 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है मून के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये जो हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट, ये इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये जो जी होता है इसमें इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है, कैसे बता सकते हैं? तो पता है आपको कि एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में. एक फॉर्मूला था आपका F इज इक्वल टू एम ए. तो इसका मतलब F इज व्हाट, फोर्स, और ए क्या है, एक्सेलरेशन. तो नॉर्मली जो एक्सेलरेशन होता है कि कोई कार चल रही है, कोई बॉल फॉल डाउन हो रही है, उनमें जो एक्सेलरेशन आता है वो तो एक्सेलरेशन ही कहलाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ की तरफ मूविंग बॉडीज के एक्सेलरेशन की तो उसका नाम एक्सेलरेशन से बदलकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है. ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले में भी चेंज आएगा क्योंकि सिंबल बदल चुका है. एक्सेलरेशन का सिंबल अब क्या हो गया है, जी. तो जो हमारा फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे. अर्थ का जो फोर्स है, क्या बोला था हमने, उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला बदलकर ये हो जाता है F इज इक्वल टू एम जी. एम किसका मास होता है, जो बॉडी अर्थ की तरफ जा रही, जैसे एक बॉल है उसको रिलीज कर दिया, जा रही है अर्थ की तरफ, तो जो मास एम है वो जो भी बॉडी अर्थ की तरफ जा रही है, फॉल डाउन हो रही है, उसका मास. और जी यानी कि उसमें जितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये जी जो है हर एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है. हर बॉडी में एक ही तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. वैसे ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें आपके
सिलेबस में नहीं है कि कैसे कैसे ये चेंज होता है। आपको बस याद रखना है कि इन दो वैल्यूज 9.8 और 10 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए माना जाता है कि कभी कभी कैलकुलेशन इजी हो, इस पर्पज से हम 9.8 को 10 मान लेते हैं। वैसे कहीं कहीं 9.8 भी गिवन हो सकता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल में गिवन है जो है वैल्यू 10 तो आप अप्लाई करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल में गिवन है वो आप अप्लाई करेंगे। अगर गिवन नहीं हो तो आप पे डिपेंड करता है, आप 9.8 से भी आंसर निकाल सकते हैं, 10 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि F इज इक्वल टू एम जी। इसमें आपको सिर्फ बॉडी का मास पता होना चाहिए और G की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी सभी के लिए। और फोर्स अगर आपको फाइंड करना है कि बॉडी पर अर्थ जो है वो कितना फोर्स लगा रही है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये लिखा नहीं रही हूँ, इसको बाद में लिखना है, रफली नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर जरूरत पड़े बाद में हम इसको प्रॉपरली फॉर्मूले में लिख लेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू एम जी। अब इसके बाद जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, और उसका जो नाम है कॉन्सेप्ट का वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, और नाम होगा उसका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और फिर उस पर बेस्ड जो है वो काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। टॉपिक का नेम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। वैसे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी आता है, लेकिन अगर हम पूरा लिखते हैं तो वुड बी बेटर, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपको स्टडी करना है। सो नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है। तो न्यूटन ने एक लॉ बनाया था, और वो किस लिए बनाया था, जो मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दो बॉडीज होती हैं नेचर में, कोई भी जो टू बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो न्यूटन ने ये फाइंड करने के लिए कि मान लीजिए दो बॉडीज जो है सामने जो रखी है, जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, उन दो बॉडीज का आपको मास पता है, ठीक है, और ये पता है कि उनके बीच की सेपरेशन कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। इसका एक छोटा सा यहाँ साइड में मैं डायग्राम बना दे रही हूँ। ये दो बॉडीज हैं जिनके मासेस अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, नो मैटर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों एक दूसरे के ठीक सामने होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। बाकी केसेस अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक स्ट्रेट लाइन में सामने हो, जैसा भी है। तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आर है, ठीक है, और दोनों के जो मासेस हैं वो क्या है, m1 m2 है। अब आपको करना क्या है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, आपको करना ये है कि दोनों बॉडीज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है कि बॉडी ए बॉडी बी पर कितना लगा रही है, और बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पर कितना फोर्स लगा रही है। तो उसके लिए न्यूटन ने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग से लॉ बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को सामने रखा। जैसे कॉन्सेप्ट ये था पहला कि अगर दोनों बॉडीज के मासेस m1 और m2 हैं, ठीक है, m1 m2 इनके मासेस हैं अगर, तो जो फोर्स होता है जो एक बॉडी दूसरे पे लगाती है या दूसरी बॉडी पहले पे लगा रही है, वो फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मास पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मास ज्यादा है, मास अगर ज्यादा है एक बॉडी का दूसरी बॉडी का या दोनों बॉडीज का, तो फोर्स की वैल्यू भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। Force depends on the magnitude of masses of the two bodies. दोनों बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है, किसी भी मास पे डिपेंड करता है। कुल मिलाकर अगर मास बढ़ेगा, यानी कि कोई भी एक बॉडी हैवी है या दोनों हैवी हैं, तो क्या होगा, फोर्स का अमाउंट भी इंक्रीज होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे लर्न करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है, लिखना स्टेप वाइज। तो लर्न करने का तरीका जो लिखा है वही लर्न करना है आपको। तो ये जो फोर्स है क्या बोलेंगे, फोर्स, फिर ये क्या सिंबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मासेस का प्रोडक्ट है, किसके मासेस हैं, ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है। साइड में ये डायग्राम बना रहेगा, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और ये जो आर सेपरेशन है पता है कहाँ से शो करेंगे, सेंटर से।
सेंटर से सेंटर तक जाएगी। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो आप यहाँ तक दिखा दें, यहाँ तक दिखा दें या यहाँ तक दिखाएं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट न्यूटन ने क्या बताया था, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डैश लगा देंगे। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखेंगे और उसमें लिखेंगे फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, लिखने के बाद में आप फिर ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। पहले आप वर्ड्स में लिखेंगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, अब बात आती है डिस्टेंस की। अभी मैंने कहा था दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो दोनों के मासेस और एक उनके बीच की सेपरेशन या डिस्टेंस। तो अब क्या होगा, अब ये जो बीच की डिस्टेंस है आप खुद से सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। ये तो आपको पता चल गया कि एक बॉडी हैवी है, दोनों हैवी है, तो ज्यादा जो चीज हैवी होती है वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करती है ना सामने वाली चीज को। तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब अगर डिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि बॉडी पहले यहाँ रखी थी अब यहाँ रख दी, तो सोचिए फोर्स जिससे वो एक दूसरे को खींच रही थी वो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम क्या बढ़ा दें, सेपरेशन। तो अगर यहाँ पर फोर्स स्ट्रांग था, दूर कर देंगे तो फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा ना। जैसे मैग्नेट के केस में होता है कि मैग्नेट के पास में आयरन ऑब्जेक्ट रखा, अट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस, फिर एक टाइम ऐसा आएगा फोर्स की वैल्यू बहुत वीक हो जाएगी, आयरन पीस अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा मैग्नेट से। तो वैसा ही यहाँ भी होता है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वीक। यानी कि फोर्स और डिस्टेंस में अपोजिट रिलेशन है, फोर्स और मास में डायरेक्ट रिलेशन था सीधा। तो जो अपोजिट होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली में क्या करते हैं, साइन तो ऐसे ही बनता है लेकिन जो भी चीज है वो अपॉन में आ जाती है ऐसे करके। एक चीज और है यहाँ पर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको पहले तो आप वर्ड्स में बताएंगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपॉन में है। ठीक है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम भी कह सकते हैं, बिटवीन द टू बॉडीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स या अट्रैक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। उसके लिखने के बाद में आप फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आप ये रिलेशन लिख देंगे। तो आपके पास अब क्या हुआ, एक रिलेशन ये वाला आया, एक रिलेशन ये वाला आया। अब आप बोलेंगे कि कंबाइनिंग अबव टू स्टेप्स, ये जो दो स्टेप्स लिखे हैं इनको कंबाइन करके एक बना देना है सिंगल। कंबाइनिंग अबव टू स्टेप्स, देखिए इनको कंबाइन किया और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये है एक डेरिवेशन और इसमें बहुत सी चीजें बाद में एक्सप्लेन होंगी। तो जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद में ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, कंबाइन करेंगे एक साथ आ जाएगा। ये चीज थी न्यूमरेटर में और ये चीज थी डिनोमिनेटर में, ऐसे ही तो कंबाइन होगा। तो हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, मगर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला जो लिखा होता है इक्वल टू में होता है, इक्वल टू एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेफ्ट और राइट साइड तो है, इक्वल टू के बिना अप्लाई करना मुश्किल होगा क्योंकि ऐसा कोई भी जो फॉर्मूला जिसमें ये वाला साइन लगा हो उसमें न्यूमरल वैल्यूज कैसे रखेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी। तो इसको इक्वल टू में बदलने के लिए जब हमें ये साइन इक्वल टू में बदलना होता है तो हमें कांस्टेंट कोई भी लेटर कांस्टेंट कोई भी की जगह के ज्यादा यूज होता है। तो एक लेटर हमने के लिख दिया, उसको अगर हम कांस्टेंट को लगा दें राइट वाली साइड में तो इक्वल टू का साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, हर चीज आपको स्टेप वाइज समझाना पड़ रही है। के लिख लेते हैं नॉर्मली, किसी भी कांस्टेंट की जगह के ही लिखते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जिनमें के की जगह एक स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज होता है। उस कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही यूज कर दिया इक्वल टू लाने के लिए, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो के नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट एक यूज किया था कैपिटल जी। ये क्या होता है मैं बताऊंगी, कैपिटल जी ये कांस्टेंट था। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना था कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है।
न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है दो बॉडीज के बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके सामने है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि दोनों बॉडीज का मास पता होना चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और कैपिटल जी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो कैपिटल जी है वो बस एक बार पता कर लेंगे, हर बार काम करेगा, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे स्मॉल जी को आपने कहा था 9.8 या 10 ही रखना है, चाहे कोई भी केस हो, बस बॉडी का मास पता होना चाहिए, जिससे जो बॉडी नीचे जा रही है। स्मॉल जी साथ में दे रखा था कौन से फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू एम जी वाले में। तो ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू सेम है, और इसके साथ पता है एक अच्छी बात क्या है, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्मॉल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट का, स्मॉल जी तो डिपेंड करता है प्लेनेट पे, अर्थ के लिए, पूरी अर्थ पे कहीं भी आप जी की वैल्यू लगाएं सेम रहेगी 9.8 या 10। ठीक है, और अगर कैपिटल जी की बात करें तो वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, चेंज ही नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं आप अर्थ के केस में लगा रहे हो, मून के केस में अलग हो जाएगा, जुपिटर के केस में अलग होगा, वीनस में अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी हैं, ठीक है, वहां पर कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ पे या कहीं भी सेम रहेगी। यानी कि एक बार अगर आप याद कर लेंगे तो हर न्यूमेरिकल में सेम वैल्यू लगाएं। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको एक बात समझ में आई कि न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, ये होता है। ठीक है, अब आगे की चीजें भी हमें डिस्कस करना है। वो आगे की चीजें ये हैं कि अब जी के बारे में बताना है, जी क्या है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जी की वैल्यू कितनी होती है, न्यूमरल वैल्यू, जी की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, ये सब भी डिस्कस करना है। तो देखिए कैपिटल जी, इसके नीचे से आप लिखेंगे वेयर कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वेयर जी इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब समझ में आया कि अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाई इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप कहेंगे बिकॉज इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ठीक है, सेम है, कांस्टेंट। अब आएंगे इसकी न्यूमरल वैल्यू और यूनिट पर। इट्स न्यूमरल वैल्यू इज, इसकी न्यूमरल वैल्यू कितनी होती है, नंबर में कितनी वैल्यू होती है, तो वो वैसे तो एक्चुअली मतलब जो हर क्लास में सेम रहती है इतनी होनी चाहिए, वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। थोड़ी बड़ी है ये, तो ये कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर में रहेगा। इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू के न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत बड़ी वैल्यू के, कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए ना कि अर्थ है, मास है, मास ना अर्थ है, अर्थ का मास छोटा सा तो होगा नहीं, 4 kg नहीं होगा, 5 kg नहीं होगा, अर्थ का मास तो होता है 6.4 इंटू 10⁻24 kg, बड़ी सी है ना अर्थ, तो इतना मास तो होता ही है। तो इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन पे कमांड बनानी पड़ेगी, तभी इनके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। अभी से लग जाइए, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी से अच्छी सी तैयारी करिए कि हमें मैथ्स में भी काम आएगी ये वाली कैलकुलेशन, कि हमें पावर्स को सॉल्व करना आता है अच्छे से। अब वो डिपेंड करता है ना कि टॉपिक ही ऐसा है कि वहाँ अर्थ, मून, सन, इनकी बातें हो रही हैं, तो फिर उनके लिए रेडियस भी बड़ी होगी और उनके लिए मास भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कैपिटल जी की कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस में होती है 11। पावर सॉल्व करना मैं सिखा दूंगी, ठीक है, दैट लीव दैट ऑन मी। लेकिन मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर देना, मेरे ऊपर छोड़ तो रहे हो, लेकिन जो बच्चे कि हाँ हमने प्रैक्टिस करी, जैसे मैं 2 न्यूमेरिकल दे रही हूँ, 2 या तो प्रैक्टिस करो, मुझे सॉल्यूशन भेजो, या नहीं आ रहे तो पूछो। ऐसे अगर आप कोऑपरेट करोगे मुझे, तो फिर तो मैं बड़े अच्छे से आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम इस पे आते हैं। इनकी न्यूमरल वैल्यू कितनी होती है, इतनी, लेकिन आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक लीनियंसी देखी है मैंने बुक्स में कि वहां 6.67 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स नहीं लिए हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दे दिया, याद करना थोड़ा और आसान कर दिया है। 6.7 लिखा दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो 6.7 आप लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 10 की पावर -11, ये क्या होती है, न्यूमरल वैल्यू। बात करते हैं यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होती है।
तो यूनिट जब भी आप भूल जाएं तो आप फॉर्मूला से ही निकाल लिया करिए, ठीक है। जैसे ये है फॉर्मूला, इसमें किसकी यूनिट चाहिए, जी की चाहिए, तो जिसकी यूनिट चाहिए उसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर हम जी को एक साइड करें बाकी चीजों को दूसरी साइड, तो ये आर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में लिखा है, किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ के साथ, और ये जो m1 m2 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है जी का। अगर आपको मान लो चेक करना है कि भाई जी की बात सही है, जी की वैल्यू इतनी होती तो आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिट पे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। इसको हम लिखते हैं ऐसे करके पर। m1 m2 दोनों ही मास है, दोनों की यूनिट kg इंटू kg क्या बन जाएगा, kg स्क्वायर। यूनिट निकालना आ गई, अगर आप भूल जाओ याद ना रख पाओ तो ऐसे करके फाइंड कर लेना, ठीक है। तो क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल जी की न्यूमरल वैल्यू विद यूनिट क्या होगी, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल जी से रिलेटेड ये है। यहीं पर आप साथ में एक चीज लिख लेंगे कि द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, यानी कि अर्थ और किसी बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन है, तो यही साथ में लिख लीजिएगा, द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और यहीं पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा वेयर स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स न्यूमरल वैल्यू इज, जैसे कैपिटल जी की लिखी थी तो इसकी क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूमेरिकल में काम आएंगी, ठीक है। यूनिट भी याद रखिएगा। तो इतना नोट करिए, ठीक है, इतना नोट करिए, देन आई एम गोइंग टू टेल द नेक्स्ट। अब इसके बाद एक्चुअली मुझे कराने हैं न्यूमेरिकल, तो आई हैव अ बुक हियर, और उससे मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी जो भी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं है, इसके थोड़े हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक हम फिनिश कर चुके हैं, जी की वैल्यू तक हमने कर लिया है कैपिटल जी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, हाँ, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आपने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, उसमें क्वेश्चन तो मैं सेंड कर दूंगी, आप क्या नोट करेंगे, गिवन, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी, गिवन। गिवन में आप लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी, यानी कि फोर्स फाइंड करना है ए और बी बॉडीज के बीच में, और आगे लिखा है हैविंग मास 50 kg ईच, दोनों का मास 50 kg है, ठीक है। और सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है ये, और इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को पता है ना, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि जी की वैल्यू आपको एक न्यूमेरिकल में कंप्लीटली सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है, इतना नोट करिए। अब इसमें जो वैल्यूज लगानी है उसमें जी की वैल्यू 6.7 10⁻⁻11, m1 और m2 दोनों सेम है तो 50 इंटू 50 अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो एक अच्छी बात है कि 1 को सॉल्व नहीं करना, वरना डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ वो है ही। यहाँ पर आपको सीधे मल्टीप्लाई करनी, किन किन की करनी है, तो देखिए
मल्टीप्लाई करने में सबसे आसानी से कर लेते हैं। जैसे 5 5 की 25 हो गई और साथ में 61 आ गया, इसको बाद में कर लेंगे। 5 5 25 साथ में 61। अब कैसे आया, एक चीज देख लीजिए, 0.7 है ना, पॉइंट हटाना था। पॉइंट किससे बैलेंस किया मैंने पता है, 50 के एक जीरो से। एक जीरो 50 काट गया, ये 67 बन गया। बचा हुआ जीरो एक रहा, ठीक है। वो बचा हुआ जीरो कैसे एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ जीरो इसके साथ में पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 10 की पावर -11 लिखी है और साथ में इसका बचा हुआ जीरो 10 ही तो कहलाएगा। इसको अगर आपको कभी भी सॉल्व करना, -11 और ये क्या है, प्लस की 1 है ना पावर, तो -11 और प्लस का 1 कितना हुआ, तो माइनस का 10 हो गया, पावर घट गई। तो 10 की पावर -10। वैसे तो इतना आया, अभी तो मल्टीप्लाई और होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपका काम है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें मुझे टाइम लग जाएगा। तो ये आपका आंसर ये आ रहा है। पावर्स और एडजस्ट हो जाएंगी बाद में। लिखने का सही तरीका ये है कि जो पहले वाला डिजिट है उसके बाद में डेसिमल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको 16.7 लिख दें, ठीक है। इसको जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल लगा के फिर पावर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वर्क आपका यहाँ तक का है, इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।